Hello everyone, this side Vivek. Welcome to RTJ Digital, India's fastest growing online preparation portal. For SSC JEE, ISRO Technical Assistant, UP SSC JEE and State JEE examination. So we are here for one more important video. आप सबने UP SSC JEE 2018 का पेपर दिया और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स आयोग की तरफ से जो मिले हैं दैट इज नॉट करेक्ट। तो आप सब लोग उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा उन क्वेश्चंस में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन करने के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड करूंगा, एक ऑथेंटिकेटेड मटेरियल। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर कंटेंट रिगार्डिंग टू द ऑब्जेक्शन ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 रॉन्ग आंसर्स। ओके, तो उस जगह पर आपको रजिस्टर कर लेना है और आपको हमारी तरफ से मटेरियल जो है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो है वो दे दिया जाएगा और आप उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन में, ठीक है ना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे यूपी ट्रिपल एस सी जेई टेक्निकल के पेपर में ऑब्जेक्शन हैं, रियल ऑब्जेक्शन है। बहुत सारे लोग ने इस पार्ट को कवर किया है एज अ वीडियो सोल्यूशन। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से मैंने पेपर का वीडियो सोल्यूशन अभी नहीं बनाया है, बट स्टिल बहुत सारे वीडियोस में गलतियां हैं, बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चंस के सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो प्लीज उस चीजों को बिल्कुल भी ना ध्यान दें। मैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं ये एक तरह का सारे जगह का या कहीं भी और कुछ आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो में ही आपको ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं रॉन्ग है वो ही रॉन्ग है, उसके अलावा और कोई 99% से भी ज्यादा चांसेस है कि रॉन्ग नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है या कंफ्यूजन है कि नहीं ये हो सकता है आंसर, तो वो जरूर आप पहले हमसे एक बार डिस्कस करें, देन उसको अपोज करें, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में भी कंसीडर किए हैं जिनमें आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, बट एक्चुअली में वो ऑब्जेक्शन करने लायक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो रियल ऑब्जेक्शन करने लायक है वो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूंगा और उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। दिस इज द वीडियो फॉर यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 फॉर मैकेनिकल ब्रांच। ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उस चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि उन सब लोगों को भी पता चल सके कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डाउट्स हैं। ओके, so this is little introduction about me. Myself Vivek Kuswa. I have 7+ years of teaching experience and I guided more than 10,000 students for the GATE as well as SSCJ examination, and I cleared the GATE examination 4 times and also selected in SSCJ in 2017. And our team is working for you guys to clear your examination. Recently UP Arminal JEE की मैं बात करूं, हमारे एक स्टूडेंट अखिल मिश्रा, पवन, 2 बच्चों का यूपी आर्मिनल जेई में सिलेक्शन हुआ है और यूपी ट्रिपल एस सी जेई में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आई होप जब रिजल्ट आएगा तो जरूर आई विल अनाउंस द रिजल्ट। चलो देखो इधर सब लोग, दिस इज द यूपी ट्रिपल एस सी जेई पेपर 2 ऑब्जेक्शन के बारे में हम बात करेंगे और ये सीरीज में कवर कर रहा हूँ वो पेपर 2 का बी सीरीज है। तो सभी लोग जो लोग बी सीरीज के हैं उनके लिए तो इजी है क्वेश्चन नंबर, लेकिन जो लोग बी सीरीज के नहीं है उनके लिए क्वेश्चन नंबर नहीं होगा। वो अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को ढूंढेंगे कि जिस क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, राइट। ऑफिशियल आंसर्स जो दिए गए हैं सीरीज बी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आंसर दिया गया है, बट अकॉर्डिंग टू अस आंसर ए सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन का है, ऑफिशियल आंसर सीरीज बी में बी दिया गया है, बट जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन 62 है सीरीज बी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसका ऑफिशियल आंसर बी है, बट हमारे हिसाब से आंसर ए होगा। और थ्योरी ऑफ मशीन का एक और क्वेश्चन है 78, उसमें ऑफिशियल आंसर ए दिया गया, बट अकॉर्डिंग टू अस द आंसर विल बी बी। अभी ये क्वेश्चन 2, 17 और 62 और 78 है, 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जिससे कि जो लोग सीरीज बी के अलावा और सीरीज के स्टूडेंट हैं वो लोग क्वेश्चन की पहचान करके और फिर उसके ऑफिशियल आंसर को क्लेम करेंगे और करेक्ट आंसर जो है वो हम लोग देंगे, ठीक है ना। देख सकते हो आपको 3 सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, एफएम, सोम और टोम। विदाउट एनी डिले वी हैव टू स्टार्ट द सेशन।
क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। याद रखना ये सब सीरीज बी की बात हो रही है, क्वेश्चन सभी में सेम है, बस नंबर अलग अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर्स हैज मैक्सिमम आरपीएम। वो कौन सा कंप्रेसर है जो सबसे ज्यादा आरपीएम रखता है? तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर दिया गया है वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जो है वो सबसे ज्यादा आरपीएम रखता है। दिस इज द मैक्सिमम आरपीएम। मैक्सिमम आरपीएम जो है वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर अभी मेंशन किए हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन के लिए जो कंटेंट मैं दूंगा, ऑथेंटिकेटेड कंटेंट किस किताब में है, किस जगह पर है, वो सब कुछ मेंशन होगा। अभी के लिए बस केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका सोल्यूशन, ओके। लेकिन जिसका रियल कंटेंट होगा वो ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं देना है आपको। वो किताब का जो मैटर हो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको रजिस्टर करना है नीचे लिंक में जाके, जिससे कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना। या आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से मैं आपको डिटेल दे दूंगा, ठीक है। तो देखो, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक तरह का लो स्पीड कंप्रेसर होता है कंपेयर टू एक्सीएल। साइज जो होता है वो बड़ा होता है वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इफिशिएंसी लेस होती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की। एयर जो है वो इंटर करती है एक्सियली और लीव करती है एक्सियल रेडियल, किसी भी तरह से, है ना। ये सभी पॉइंट्स पेपर में पूछे जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल से रिलेटेड। एक्सियल में हाई स्पीड होता है, स्मॉल साइज है, इफिशिएंसी ज्यादा है, एयर एक्सियल ही इंटर करता है और लीव भी एक्सियल ही करता है। ध्यान रखना, इसका आंसर ए सही होगा, ना कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, और प्लीज इसको सब लोग रेक्टिफाई करें, क्योंकि किताब में कहीं कहीं पर इसका आंसर गलत दिया गया है और कहीं कहीं किताब में आंसर सही दिया गया है, बट एक्सप्लेनेशन शुड बी करेक्ट, राइट। क्वेश्चन में बोला गया है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन सीटी है और पावर ट्रांसमिशन पीटी है। करेक्ट रिलेशनशिप बताना है पीटी और सीटी के बीच में। तो जो इसमें बुक में आंसर जो दिया गया है, सॉरी जो आयोग ने आंसर दिया है, वो उन्होंने दिया है बी, कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इंक्रीजेस द बेल्ट टेंशन। इनका कहने का मतलब है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो बेल्ट टेंशन बढ़ाता है विदाउट इंक्रीजिंग पावर ट्रांसमिशन। मतलब पावर ट्रांसमिशन को इंक्रीज किए बिना सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बेल्ट टेंशन को बढ़ाता है, बट ये गलत है। एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो पावर ट्रांसमिशन को घटाता है एंड इंक्रीजेस द बेल्ट टेंशन। बट चूंकि बेल्ट टेंशन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें पावर ट्रांसमिशन से लेना देना है, तो ऑप्शन जो है वो सी सही है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है वो पावर ट्रांसमिशन को अफेक्ट ही नहीं करता है। आरएस खुरमी में दिया गया है क्वेश्चन, उसमें गलत दिया गया है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन मशीन डिजाइन 435 क्वेश्चन नंबर तुम देखोगे आरके जैन में, वहां पर यही क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज हार्मफुल और वो बेल्ट टेंशन इंक्रीज करता है एंड डिक्रीजेस द पावर ट्रांसमिशन। अभी कैसे देखो सब लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन mv स्क्वायर के बराबर होता है। अब टोटल टेंशन टाइट साइड जो होता है वो T है और वो बराबर होगा T1 प्लस TC। T1 जो है वो फ्रिक्शन की वजह से टेंशन है टाइट साइड, और T2 जो है वो फ्रिक्शन की वजह से स्लैक साइड टेंशन है, और TC दोनों तरफ है। तो टोटल टेंशन स्लैक साइड हो गया T2 प्लस TC। यहां से एक बात समझ में आई कि अगर TC नहीं होता, अगर TC नहीं होता तो टाइट और स्लैक साइड टेंशन T1 T2 होता। लेकिन अगर TC है, अगर TC है तो टाइट साइड और स्लैक साइड टेंशन बढ़ रहा है। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होता है वो बेल्ट टेंशन को बढ़ाता है, बेल्ट टेंशन बढ़ गया। ओके, अभी हम बात करने वाले पावर ट्रांसमिशन। तो देखो सब लोग, पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V। T1 जो है वो फ्रिक्शन की वजह से टेंशन है टाइट साइड, और T2 जो है वो फ्रिक्शन की वजह से टेंशन है स्लैक साइड में। तो अगर हम पहला केस लें जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर करना है, तो क्या होगा बताओ सब लोग। T1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो T माइनस TC कर देंगे। इज इट क्लियर?
अब T1 बाई T2 होता है e की पावर म्यू थीटा, उसको हम k मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और T2 बराबर लिख सकते हैं T1 बाई k, और T2 बराबर जैसे T1 बाई k पुट करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू पावर की आ जाएगी। इस पावर के फॉर्मूले में तुम देखोगे कि यहाँ T1 आ रहा है, और T1 एक्चुअली में क्या है, T माइनस TC, जब हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन केस 2 अगर हम ले, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तब टाइट साइड टेंशन T1 डैश होगा, और जो हम T माइनस TC लिखते थे ना, वो TC जीरो हो गया, वो TC जो है बच्चा वो जीरो हो गया, तो ये चीज T के बराबर हो गई। इससे क्या क्लियर हुआ कि T1 डैश की जो वैल्यू है वो पहले वाले जो T1 की वैल्यू थी उससे ज्यादा है, क्योंकि पहले वाले T1 में TC सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ TC सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये जो है T1 से कम है, तो T1 सॉरी 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 T1 डैश की वैल्यू जो है वो T1 से ज्यादा है ना, क्योंकि T1 में T माइनस TC हुआ है, और जबकि T1 डैश में केवल T है। तो इससे यह चीज क्लियर है कि पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला हो जाएगा अब T1 माइनस 1 बाई k टू वेलोसिटी। अब गौर से समझो सब लोग कि T1 डैश फ्रिक्शन की वजह से टेंशन ऑन टाइट साइड मोर है विदाउट फ्रिक्शन में, है ना, और विथ फ्रिक्शन में क्या है, विथ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में जो टेंशन है वो लेस है। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब कंसीडर करते हैं तो T1 की वैल्यू जो है वो कम रहती है, और जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नहीं कंसीडर करते हैं तो T1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा रहती है कि नहीं। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जब हमारा T1 घट जाएगा, T1 T का कंपैरिजन करोगे तो जब T1 घटेगा तो पावर ट्रांसमिशन जो है वो हमारा, सिंपल सी बात है, T1 की वैल्यूज को कंपेयर करो सब लोग, यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T है, इसको हम T1 डैश भी कह सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो T1 जो है वो छोटा है और T बड़ा है। T1 पहले की सिचुएशन है, केस फर्स्ट की सिचुएशन है, तो केस फर्स्ट में जो पावर ट्रांसमिशन है वो कम होगा, केस 2 में जो पावर ट्रांसमिशन है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब है जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नेग्लेक्ट है तब पावर ट्रांसमिशन ज्यादा है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पावर ट्रांसमिशन रिड्यूसेस द बेल्ट टेंशन। ओके, तो इसमें सी ऑप्शन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं बुक के थ्रू आपको दे रहा हूं, तो एक रेफरेंस मटेरियल मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करूंगा, आप लोग रजिस्टर कर लेना, तो वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, इस पे पक्का नंबर मिलेगा क्योंकि ये गलत है ऑप्शन भी। और एक तो सबसे बड़ी बात है गलत इस वजह से भी है, चलो गलत है वहां पर पावर ट्रांसमिशन अफेक्ट करेगा। एक क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन नंबर, बट ये क्वेश्चन अपोज नहीं करना है, ये केवल डाउट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि केवल यही क्वेश्चन अपोज करने, इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं तो वो केवल डाउट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। 28 नंबर यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब 28 नंबर ऑब्जेक्ट नहीं करना, ऑब्जेक्शन नहीं है कोई भी, बस उसमें डाउट है बहुत सारे लोगों को, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि वो सोच रहे हैं हम ऑब्जेक्शन करें लेकिन उससे फायदा नहीं है कोई। देखो सब लोग 28 क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट एज्यूमिंग दैट नेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज जीरो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। तो गौर से समझे सब लोग, पहला बोला गया है कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड रोटेशनल एक्सिस इज जीरो, एंड सेकेंड गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। एक बात समझे सभी लोग, अगर किसी बॉडी पर सिग्मा एम जो है वो जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक एम रहा होगा क्लॉकवाइज और एक एम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, नेट मूवमेंट जब निकाला होगा हमने तो वो सम जीरो होगा। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस रहे होंगे, समझ गए, और वो सभी के सभी अपना डिस्टेंस लेके मूवमेंट दे रहे होंगे, कुछ क्लॉकवाइज दे रहे होंगे कुछ एंटी क्लॉकवाइज दे रहे होंगे, नेट मूवमेंट तो जीरो होगा। तो इससे एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है, क्या चीज, कि सिग्मा एम जो जीरो है ये कंडीशन है फॉर इक्विलिब्रियम। ओनली फॉर
ओनली फॉर, याद रखना मैं यहाँ पर क्या वर्ड यूज करने जा रहा हूं, ओनली फॉर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए ही ये सिग्मा एम जीरो कंडीशन होती है, क्योंकि अगर वो कॉन्करेंट हो गया तो सब फोर्स एक ही पॉइंट से पास कर जाएंगे या एक ही लाइन में होंगे, तो तुम यहां से नॉन कोलिनियर भी बोल सकते हो। तो नॉन कॉन्करेंट और नॉन कोलिनियर होना चाहिए फोर्स, तभी हम सिग्मा एम जीरो कंडीशन लगाते हैं। अदरवाइज सिग्मा एम जीरो का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है, क्योंकि सारे फोर्स अगर एक पॉइंट से पास कर गए जिसके अबाउट हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो तो जीरो ही होगा ना। इसी वजह से जब यहाँ नेट मूवमेंट जीरो बोल रहा है वो, तो ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि फोर्स रोटेशनल एक्सेस से पास करेगा। समझ गए कि नहीं? इज इट क्लियर? क्योंकि सबको पता है कि फोर्स रोटेशनल एक्सेस से पास करता है तो मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन सिग्मा एम जीरो होने का फिर कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि सिग्मा एम जीरो होने का मतलब है कि फोर्सेस सेंटर पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और से जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्लॉकवाइज दे रहे हैं, कुछ लोग एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, उनका नेट एल्जेब्रिक सम जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डी जीरो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। समझ गया कि नहीं? तो इस वजह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब है कि ए जो होगा वो सही आंसर होगा। बहुत सारे लोग ऑप्शन डी को सही मान रहे हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, उस वो गलत तरीके से सोच रहे हैं। उनका ऑब्जेक्शन जो है वो उनके डाउट तक सीमित है, बट वो रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बात बताई, अगर हम लोग दो सिचुएशन लें, एक ये सिचुएशन लें तो बहुत सारे फोर्स जो है वो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं ओ, इज इट क्लियर? तो यहाँ डी जीरो होगा, डी जीरो होगा अगर हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो डी जीरो होगा। और अगर बहुत सारे फोर्स क्या है इसी लाइन से पास कर रहे हैं, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, F1 F3, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी डी जीरो है, डी दोनों में जीरो है, तो सिग्मा एम तो जीरो होगा ही होगा। लेकिन भाई सिग्मा एम जीरो का यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है। ऑलवेज चेक फॉर इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ जीरो, सिग्मा एफ जीरो, नॉट सिग्मा एम जीरो। सिग्मा एम जीरो तो यूनिवर्सल है वो इस जगह पे, है ना? तो इस वजह से दैट विल नॉट बी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब सिंपल सी लॉजिक यहाँ पर समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। और नेट मूवमेंट जीरो होने का ये भी कोई लॉजिक नहीं है कि हमेशा डिस्टेंसेस जीरो होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। सभी लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट दे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे और फिर जीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब लोग यहाँ पर एक चीज समझें कि ये बॉडी है और इस बॉडी पर कोई फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, सबकी अपनी डिस्टेंस है, d1 है, इसकी डिस्टेंस d2 है। और से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, f1 है या f2 है। अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं और वो जीरो आ जाता है, क्यों आता है जीरो? क्योंकि f1 d1 जो है और f2 d2 का जो डिफरेंस है वो जीरो आ गया, बट यहाँ पर d जीरो नहीं है। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है कि d जीरो हो, नेट मूवमेंट जीरो है, इक्विलिब्रियम है ये क्लियर? इक्विलिब्रियम है, बट ये सिंपल सी बात है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि मूवमेंट जीरो है। ओके, चलो मैं बात फिर से भी यहाँ कंफ्यूज मत करना, कहना सर दो है फोर्स तो कपल बन जाएगा। मैं फिर से एक और फोर्स ले लेता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा कोई फोर्स ले लेता हूँ, F3 ले लेता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ, उसको भी यहाँ पर एडअप कर देता हूँ ना। अगर इनका सम जीरो है, बट D3 D1 D2 कोई जीरो नहीं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है। ऑब्जेक्शन है, देखो सब लोग, दो कंपोजिट बार हैं, दो कॉपर बार हैं और एक सेंट्रल में स्टील बार है, 200 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो इसकी सिचुएशन ऐसी है, गलती मत करना है, क्वेश्चन आंसर इसका गलत है। एक स्टील बार है बीच में, फिक्स कर दो यहाँ पर, और एक को कॉपर बार कर दो। और इसमें जो है वो 200 किलो न्यूटन का लोड लगा दो,
देखो लेंथ सेम नहीं है तो इसका मतलब है सबका फिक्स्ड एंड अलग अलग होगा। ये स्टील है, ये कॉपर है। एक बात समझो सब लोग, लोड की वजह से जो चेंज इन लेंथ होगा वो सेम होगा। कंपोजिट और पैरेलल कनेक्शन में जो चेंज इन लेंथ होता है वो सेम होगा कॉपर में, और चेंज इन लेंथ जो होगा स्टील में। जब ये एलोंगनेट होगा तो स्टील भी उतना ही खींचेगा जितना कॉपर। तो पी कॉपर इंटू एल कॉपर, एरिया कॉपर और यंग मॉडुलस कॉपर। पी स्टील, एल स्टील, एरिया स्टील, यंग मॉडुलस स्टील। एरिया चूंकि पेपर में देखो सब लोग सेम दिया गया है 1000 mm², तो इस वजह से एरिया कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एरिया इज गिवन टू यू 1000 mm²। और कॉपर और स्टील, तो यहां से ये चीज कैंसिल हो गई। अभी पी कॉपर जो है इज इक्वल टू पी स्टील हो जाएगा, और इनटू में मल्टीप्लाई कर दो एल स्टील डिवाइडेड बाई एल कॉपर इंटू ई कॉपर डिवाइडेड बाई ई स्टील। लेंथ ऑफ स्टील देखो सब लोग दिया गया है, लेंथ ऑफ स्टील है 490 और कॉपर का है 350। यहां से क्या क्लियर हुआ कि पी कॉपर इज इक्वल टू पी स्टील इंटू 490 डिवाइडेड बाई 350 इंटू, अगर ई कॉपर की बात करें तो ई कॉपर कितना है, कॉपर का यंग मॉडुलस दिया गया है 100 और स्टील का दिया गया है 200। 100 डिवाइडेड बाई 200, जैसे इसको सॉल्व करोगे सबको पता चलेगा कि 490 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 350 इंटू 200, वैल्यू विल बी 0.7। ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि कॉपर में लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 0.7 टाइम्स होगा पी स्टील की, और ये सही बात भी है। स्टील ज्यादा लोड कैरी करेगा क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, कॉपर की इलास्टिसिटी कम है। बट ऐसा तभी बोलते हैं जब लेंथ सेम हो, बट यहाँ लेंथ भी अलग है। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर ऐसे स्टील कॉपर को हम लोग हैंग करेंगे और सेम एलोंगेशन के लिए प्लेट सेम डिस्टेंस नीचे जाए, तो स्टील जो है वो 200 का ज्यादा पोर्शन क्या करेगा, कैरी करेगा, और 200 का कम पोर्शन जो है वो कॉपर कैरी करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन अपोज करना है सबको, ए ऑप्शन सही होगा। जो आयोग ने आंसर लिया है वो बी लिया है, तो बी जो है वो गलत है, उन्होंने गलती कर दी है, कॉपर की जगह स्टील, स्टील की जगह कॉपर। तो इसको जरूर सब लोग ऑब्जेक्शन करें। आपको रेफरेंस मटेरियल चाहिए तो सब लोग रजिस्टर करें लिंक पे, मैं सबको कंटेंट दे दूंगा, आप लोग अपोज करें, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन 66 ये डाउट है केवल, नॉट द ऑब्जेक्शन। ओके, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कि सर हम लोगों ने तो बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिलेंड्रिकल वॉल में PD/80 दी जाती है, लेकिन वाकई में वो गलत है। एक्चुअली लॉजिकली वो गलत है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस होती है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वो शियर स्ट्रेस एब्सोल्यूट ही है, ठीक है। ध्यान रखिए सब लोग, एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेस जो होता है वो सभी इन प्लेन स्ट्रेसेस का मैक्सिमम होता है। मतलब 1 2 XY प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, YZ प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ZX प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इन सब में से जो मैक्सिमम होगा वही ओवरऑल मैक्सिमम होगा। अब सब लोग जानते हैं कि σ1 क्या है, हुप स्ट्रेस है प्रेशर वेसल में, जिसकी वैल्यू क्या होती है, PD/2T होती है। अच्छा मैंने बताया था ना, H फॉर हैन, हैन मुर्गी, मुर्गी के 2 पैर है ना, यहाँ 2 आ जाएगा। और σ2 की बात करें जो कि सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस है, जो कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होगी, जो कि PD/40 होती है। और थर्ड जो होती है वो क्या होती है, रेडियल स्ट्रेस, जो कि बहुत ही जीरो होती है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं ना, वो इक्वल टू प्रेशर होती है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर सब लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, कि जो एब्सोल्यूट टो होगा मैक्सिमम ऑफ होगा PD PD/2T माइनस PD/40 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा। अब देखो यहाँ पर σ3 0 है, तो σ2 जो है वो PD/40 है, तो उसका डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये PD/80 आ जाएगा, और कॉमा PD/80, क्योंकि वहां पर भी σ1 है एक्चुअली, PD/40 होगा। अच्छा बताओ, अब इन तीनों में से
ये भी PD/40 आएगा, PD/2T से PD/40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो PD/8T हो जाएगा। तो अब भी बताओ इन सब में से सबसे बड़ा कौन है? PD/8T, PD/8T, PD/4T, सब में सबसे बड़ा कौन है? बता सब लोग। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो होल वैल्यू छोटी होगी, तो PD/40 क्या है? यहाँ पर बड़ा है, तो इस वजह से PD/40 इज द मैक्सिमम और एब्सोल्यूट शियर स्ट्रेंथ। बात सब लोग ध्यान रखें, किताबों में जो दिया जाता है वो उसको ज्यादातर कुछ जगह पर केवल इसको कंसर्न किया गया है, कुछ लोग केवल PD/8T को ही देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल मैक्सिमम में तुम देखोगे तो PD/40 हो। और ये बात सही है, किताब में जो पेपर में आंसर भी लिया गया है वो बी ही लिया गया है, इस वजह से देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके एवरीवन, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन। सब लोग ध्यान रखें, कोई भी इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अब करते हो तो समय बर्बाद होगा, उसमें मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि वो गलत ही कर देंगे उसको, है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, देखो सब लोग, ये ऑब्जेक्शन करना है सभी को इसमें। एफर्ट गियर के पास में 32 टीथ हैं और लोड गियर के पास है 160 टीथ है, तो गियर रेशियो क्या होगा? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और सारे के सारे लोग की बात करें, मतलब बहुत सारे लोग, बड़े प्लेटफॉर्म, बहुत सारे वेबसाइट्स, गियर रेशियो को बड़ा कंफ्यूजन तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, स्पीड रेशियो, ट्रेन वैल्यू, इन चारों में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। और मैंने अपने वीडियोस में, अपनी जो लेक्चर्स मैंने जो पढ़ाए हैं उन सब में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर किया है। तो आज भी मैं इसको देखो बता देता हूँ सब लोग को कि गियर रेशियो को कैसे समझते हैं। देखो सब लोग, गियर रेशियो की अगर हम बात करें, यहाँ पर फिगर के जरिए सब लोग थोड़ा समझ सकते हो कि जो गियर रेशियो होता है वो ड्राइवर बटे क्या होता है, ड्रिवन होता है। तो जो ड्राइवर है उसकी स्पीड डिवाइडेड बाई ड्रिवन की स्पीड, और टीथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ड्रिवन डिवाइडेड बाई ड्राइवर होता है। ड्राइवर और ड्रिवन को एक और तरीके से समझ सकते हो कि इनपुट मूवमेंट डिवाइडेड बाई आउटपुट मूवमेंट। इनपुट मूवमेंट का मतलब हो गया एफर्ट, ठीक है ना, एफर्ट वाला जो सिचुएशन। क्योंकि यहाँ ड्राइवर जो होता है, एक्चुअली में जो ड्राइवर होता है वो एफर्ट होता है हमारा, ड्राइवर एक तरह का एफर्ट गियर होता है, याद रखना, ड्राइवर एफर्ट गियर होता है, जिसे चला रहे होते हैं वो लोड गियर होता है। ये बड़ी बात है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टी ऑफ लोड गियर डिवाइडेड बाई टी ऑफ एफर्ट गियर होगा। जो क्वेश्चन में लोड गियर दिया गया है, लोड गियर के 160 टीथ दिए गए हैं, 160 डिवाइडेड बाई 32, यहाँ से आंसर 5 आएगा, और जो आयोग ने आंसर लिया वो 1/5 लिया, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पर देखो सब लोग, गियर रेशियो जो होता है वो दो कैटेगरी में डिफाइन होता है, दो तरह से हम लोग इसको देखते हैं। एक देखते हैं फॉर गियर रिडक्शन, स्पीड रिडक्शन, जहां पर टॉर्क मल्टीप्लाई हो रहा होता है, टॉर्क बढ़ रहा होता है, स्पीड घट रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो घट रही होती है और टॉर्क जो होता है वो बढ़ रहा होता है। ओवर ड्राइव सिचुएशन पे स्पीड जो होती है वो हमारी बढ़ रही होती है ना, ओवर ड्राइव सिचुएशन स्पीड हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है ना, मतलब स्पीड मल्टीप्लीकेशन है ओवर ड्राइव। यहाँ पर जो गियर रेशियो होता है वो एक से ज्यादा होता है और यहाँ गियर रेशियो एक से कम होता है। दोनों ही केस में ड्रिवन बटे ड्राइवर के टीथ हैं, और स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ड्राइवर बटे ड्रिवन होगा। तो इस जगह पर तो 10 और 20 टीथ को लेकर एग्जाम्पल मैंने बताया है, 2 रेशियो 1 है और यहाँ 1 रेशियो, है ना। अभी अपने क्वेश्चन में चूंकि 5 आंसर आएगा, बहुत सारे लोग इसमें 1/5 टिक लगा के आए हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरा सही है, उन लोग का सही मान लिया गया है, आयोग ने सही मान लिया है उनका आंसर, क्योंकि उनके हिसाब से वो सही है। लेकिन जिन्होंने 5 लगाया उनका गलत हो गया, तो 5 लगाओ सब लोग, 5 पे ऑब्जेक्शन करो, मटेरियल मैं दे दूंगा सबको। देखो इसमें क्या होगा ना, एक क्वेश्चन 98 भी है ऐसा ही सेम टू सेम, तो एक भाई जिसने दोनों सही किए हैं तो वो तो
वो तो बिल्कुल अलग ही इंसान है ना। इसमें हुआ क्या, इसने एक सही किया तो एक उसका गलत हो गया। तो जो सही करके आया है उसका एक गलत होगा, जो ऑब्जेक्शन के बाद चीजें होंगी तो एक कहीं ना कहीं किसी का नुकसान होगा ही होगा। यहाँ देखो गियर रेशियो में ड्राइविंग गियर के 40 टीथ हैं और ड्रिवन के 20 हैं। फिर से देखो सब लोग, ओमेगा ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ ड्रिवन। है ना, ओमेगा ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड सब, चलो देखो सब। तो ओमेगा ऑफ ड्राइवर डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ ड्रिवन होगा, टी ऑफ ड्रिवन डिवाइडेड बाय टी ऑफ ड्राइवर होगा। टी ऑफ ड्रिवन देखो सब लोग कितना दिया गया है, ड्रिवन के 20 टीथ हैं और ड्राइवर के जो है वो 40। 20/40 करोगे तो इसका आंसर 1/2 है। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों ने, जिसने इस क्वेश्चन के गलत यही हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों ने 2 आंसर लगाया था, तो पुराने वाले क्वेश्चन में 1/5 लगाया है ना। तो इनका 2 गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर 1/2 सही है। गियर रेशियो यहाँ 1/2 होगा, ठीक है। तो गियर रेशियो यहाँ पर क्या है, 1/2। अब ये आंसर जो है वो, ये ऑब्जेक्शन में नहीं है, ये डाउट में है, ये डाउट है, नॉट ऑब्जेक्शन, क्योंकि इसमें 1/2 आयोग ने भी लिया और हमारा भी 1/2 ही आ रहा है, तो इसका आंसर 1/2 सही। तो देखो फिर से मैं कह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन ऑब्जेक्शन वाले भी क्वेश्चन किया हूं और कुछ एक दो क्वेश्चन डाउट वाले भी किया हूं। डाउट वाले मैंने साफ साफ लिख दिया कि डाउट है, ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 1/2 सही है। 78 जो क्वेश्चन था हमारा, तो इसका आंसर 5 सही होगा। इसके लिए तुम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो क्योंकि उसमें उन्होंने इसमें 1/5 माना है। कहने का मतलब है आयोग ने 1/5 1/2 लिया, लेकिन ऐसा दोनों केस के लिए नहीं होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो ये चीज, एक समय ड्रिवन में बड़े टीथ हैं, एक समय में ड्राइवर में बड़े टीथ हैं, तो ये चीज है। एक 132 क्वेश्चन नंबर है, ये भी डाउट है, नॉट ऑब्जेक्शन। बहुत सारे लोग इसको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन नहीं होगा ये। बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि नहीं ये सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, बट गलत है वो कह रहे हैं, रियलिटी नहीं सही है वो, है ना। और ऑप्शन जो ए लिया गया आयोग ने वो बिल्कुल सही लिया है, कोई गलत नहीं लिया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर वार्म गियर तो सर स्पीड रिडक्शन होता है, वार्म गियर सर स्पीड रिडक्शन होता है, इसका मतलब है 4 तो ए होगा, इसका मतलब है ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि 4 तो बी है। बट बेटा ऐसा नहीं होता है, वार्म गियर स्पीड रिडक्शन के साथ साथ एंटी रिवर्सिंग गियर भी होता है, मतलब और सारे गियर में रिवर्सिंग पॉसिबल है लेकिन वार्म गियर में रिवर्स नहीं पॉसिबल है, ये सेल्फ लॉक्ड होते हैं, एक तरह से नॉन रिवर्सिंग गियर है या एंटी रिवर्सिंग गियर है। इस वजह से फोर्थ वाला जो है वो बी करेक्ट होगा। इसका मतलब है सी डी तो बिल्कुल सही नहीं, अगर एंटी रिवर्सिंग सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि 1 2 3 एंटी रिवर्सिंग में जा ही नहीं सकता है कोई, 1 2 3 जो लोग हैं वो एंटी रिवर्सिंग में जा ही नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर जब 1 2 3 एंटी रिवर्स में नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ स्पीड रिडक्शन में जा सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। फोर्थ गियर क्या है, फोर्थ गियर के पास ए ऑप्शन भी है, बी भी है, फोर्थ को तुम ए से भी मैच कर सकते हो, बी से भी मैच कर सकते हो, लेकिन और किसी को बी से मैच नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फोर्थ को तुम्हें फिर बी से ही मैच करना पड़ेगा, क्योंकि फिर और कोई ए से मैच हो सकता है। स्पाइरल बेवल गियर में माइटर गियर को अगर छोड़ दो, मतलब इस बेवल गियर में अगर तुम माइटर गियर को छोड़ दो, बेवल गियर की अगर हम बात करें, बेवल गियर में जब हम लोग माइटर गियर की बात कर रहे होते हैं, माइटर गियर में ही केवल केवल ω1/ω2 रेशियो 1 के बराबर होता है, वहां पर कोई स्पीड रिडक्शन नहीं होता है। लेकिन अदर और स्पाइरल हो या स्ट्रेट टीथ हो, है ना, या जीरोल वाला हो, उन सब में स्पीड रिडक्शन होता है। इस वजह से 3 को हम लोग ए से मिलाएंगे और 4 को बी से मिलाएंगे।
अब बात करते हैं स्क्रू गियर की और रैक गियर की। तो पहले हम लोग वॉर्म गियर की स्पेशलिटी पढ़ लें। वॉर्म एंड वॉर्म गियर का एक कॉम्बिनेशन है और इसमें नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होती है, 90 डिग्री पर ओरिएंटेड होती है। ये है वॉर्म, ये है वॉर्म व्हील, ठीक है ना। वॉर्म सिंगल स्टार्टेड मल्टी स्टार्टेड हो सकते हैं। गियर रेशियो में क्या है कि इसमें टीथ देखने में गियर पे कितने हैं, और वॉर्म सिंगल स्टार्टेड है डबल स्टार्टेड, हिसाब से इसका स्पीड रिडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रीजन वॉर्म गियर का स्टैंडर्ड गियर से क्या स्पेशलिटीज है। पहला हाई स्पीड रिडक्शन, और दूसरा जो पॉइंट है जो सब लोग नहीं पढ़ते हैं वह इनिबिलिटी टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द पावर। बहुत सारे लोग केवल स्पीड रिडक्शन पढ़ते हैं, बट पावर की डायरेक्शन जो है वो इनेबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। दैट इज द मेन रीजन। इसके अलावा मैं बात करूं बेवल गियर की, तो मैंने बता ही दिया। दो और गियर है, एक का नाम है स्क्रू गियर। स्क्रू गियर सब लोग जान लें, स्क्रू गियर को हम लोग पायरल गियर भी कहते हैं। मैंने सब कुछ अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, आरके जैन सोल्यूशन में पढ़ाया है। भाई जो लोग क्लासेस किए हुए हैं हमारी, तो वो लोग जरूर समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग क्रॉस हेलिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये सभी नाम है, और ये सभी नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग होते हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। और इसको हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं अपने ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में हेलिकल गियर्स यूज होते हैं, सबको पता होगा। इस पर यूज नहीं होता है, ठीक है ना। हेलिकल गियर नॉइज रिडक्शन करता है, तो इस वजह से हम लोगों को करेक्ट आंसर इस पे टिक। स्क्रू गियर को हम लोग इस पे टिक लगाएंगे ऑटोमोबाइल इंजन में। और प्रिंटिंग प्रेस का सिंपल आंसर है रैक गियर। प्रिंटिंग प्रेस तुम देखोगे रैक गियर होगा। इसका सारा कंटेंट जो है वो मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूँ क्लासेस में, तो इसमें ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इसके कंटेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनके कंटेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर से मैं एक बार सब लोग को रिकॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सब लोग समझ लें, ऑब्जेक्शन वाले कौन कौन से हैं। 2 के अलावा 17 के अलावा जो है वो 62 है, और इसके अलावा 78 है। 4 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्शन वाले हैं सीरीज बी के। मैंने शुरुआत में ही बताया था, तुम लोग अदर सीरीज के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं नंबर के नहीं है, अलग नंबर होंगे। केवल 4 क्वेश्चन पे तुम लोग अपोज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी ऐप डाउनलोड करें आरटीजे डिजिटल गूगल प्ले स्टोर से, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, सारे जॉब अपडेट से रिलेटेड और अपनी डाउट ही पूछ सकते हो आप। इसके अलावा कुछ बैच अनाउंसमेंट हैं, सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती इस चीज की है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अपने डाउट नहीं पूछ रहे हो। इन्हीं की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मेहनत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन डाउट जो नहीं पूछता है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखना सब लोग, अगर आप लोग को सोल्यूशन करना है आरके जैन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करना है, तो आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो, रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। सभी जेई और ए एग्जामिनेशन के बैच बहुत अच्छा है, इसमें 25% ऑफ है। 15,000 क्वेश्चन हम लोग अपने खुद के करा रहे हैं, जो कि अलग से भी 15,000 क्वेश्चन का हमने एक बैच लॉन्च किया, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल मैकेनिकल स्टूडेंट। ये एक वो वन स्टॉप सोल्यूशन है जो आप किसी भी पेपर को दो, और किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हो, ये पढ़े कौन सा करे, किससे करे क्वेश्चन, कुछ मत करो, केवल ये 15,000 क्वेश्चन कर लो। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर मैं बता दूं, अगर ये 15,000 क्वेश्चन आपने किए होते, सारे क्वेश्चन करा थे मैंने। 15,000 क्वेश्चन में सब कुछ, मैचिंग से लेकर फिगर में कौन सी चीज कहाँ होती है, इस तरह के क्वेश्चन सब कुछ डाल रखा है। ओनली 1000 रुपी में बैच है ये, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ। सभी एग्जाम आप क्रैक कर लोगे इसमें। इसके अलावा आपको आरके जैन सोल्यूशन करना है। आप आरके जैन सोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अभी तक के लिए। आपने अगर कर रहे हो और डाउट है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, रट रहे हो आप, तो आप जरूर इस बुक को सॉल्व करो। हमारे वीडियो सोल्यूशन पूरे यूट्यूब में इस तरह का वीडियो सोल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है। बनाया जरूर सब लोगों ने, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह का नहीं है। या आप डेमो वीडियो में एक बार चेक कर सकते हो, देन यू कैन ज्वाइन द वीडियो सोल्यूशन। ओके, सब्जेक्ट वाइज पैकेज वाइज सारे तरह का वीडियोज हैं, जरूर इसको क्वेरी करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो बिल्कुल, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्ले लिस्ट में जाओ, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। ठीक है, सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल जो लोग यूपी ट्रिपल एस में बेस्ट परफॉर्म किए हैं। और ऑब्जेक्शन के लिए जिनको कंटेंट चाहिए, वो लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके
अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और स्टिल अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9560646167। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको सारा डिटेल दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहें।